Cellular adaptation basically जो है it is the procedure by which the cell tries to adapt itself to a new change environment. Whenever the environment of the cell is changed, now the cell escapes the injury by adapting itself to the new change environment. So this is called the cellular adaptation. ठीक है? This is basically the change environment के अंदर cell ने adapt करें. Change environment which leads to the adaptation. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर सेल अपने आप को अडेप्ट नहीं करेगा उस माहौल के अंदर, उस चेंज एनवायरनमेंट के अंदर, तो सेल इंजर्ड होगा और सेल डू नॉट वांट टू बी गेट इंजर्ड. ठीक है, सेल वांट्स के वो इंजरी को स्केप करे और अपना जो फंक्शन उसको जो असाइन किया गया है वो किसी ना किसी तरीके से वो परफॉर्म करता रहे. तो अडेप्टेशन जो है बेसिकली इज ऑफ 4 टाइप्स. चार मेन टाइप्स हैं, उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज द हाइपरट्रॉफी. Second one is the hyperplasia. Third is the atrophy. And the fourth one is the metaplasia. वो सारी कॉजेज जो मैंने लास्ट सेक्शन में आपको पढ़ाई थी, जो जो कि सेल की इंजरी कॉज करती हैं, वो इंजरी कॉज करने से पहले वो सारी चेंजेस में सेल जो है इस एडेप्टेशन के प्रोसेस से गुजरता है. अगर वो सेल अडेप्ट कर जाएगा उस चेंज एनवायरनमेंट के अंदर, उस इंजरी के कॉज को अगर वो सर्वाइव कर जाएगा, अडेप्ट कर जाएगा. अगर नहीं कर पाएगा, अगर इंजरी की जो कॉज है वो बहुत सीवियर है, वो परसिस्टेंट है, वो बहुत जो है बहुत ओवरवेलमिंग है, ठीक है, तो और सेल अगर अडेप्ट नहीं कर पाता तो सेल इंजर्ड होगा. ठीक है, और अगर वो इंजरी जो है प्रोलॉन्ग करती है तो सेल की उससे डेथ भी हो सकती है, निक्रोसिस भी हो सकती है. वो एक अलग टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा. तो अब एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. हाइपरट्रॉफी. Basically, hypertrophy is a condition in which the size of the cell is increased. Yeah, size of the cell is increased, which ultimately leads to the increase in the size of the organ as a whole. Yeah, तो आमतौर पे हाइपरट्रॉफी उन टिश्यूज़ के अंदर होती है which usually do not divide. हमारे बॉडी के अंदर जो है on the basis of the cell division, सेल की 3 टाइप्स हैं. एक continuously dividing सेल है, ठीक है, एक स्टेबल सेल है और एक नॉन डिवाइडिंग सेल है. तो जो नॉन डिवाइडिंग सेल है मेनली जो है हाइपरट्रॉफी, जो सिर्फ हाइपरट्रॉफी को नहीं के अंदर सम टाइम हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस एक टाइम पे चल रहे होते हैं. लेकिन अकेली हाइपरट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ हाइपरट्रॉफी जो है अगर हो रही हो तो मोस्टली इट अकर्स इन द टिश्यूज विच यूजुअली डू नॉट डिवाइड. मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर जो है स्केलेटल मसल्स जो है, ठीक है, इसी तरह से कार्डिक मसल्स दे डू नॉट डिवाइड. ठीक है, व्हेन दे डू नॉट डिवाइड, when the some stress is laid upon them, तो क्या होता है कि cell now try to adapt itself to the change environment. और क्या होगा, वो चेंज होगा, अपने आप को भरा करेंगे. मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो ये फिजियोलॉजिकल एग्जांपल और पैथोलॉजिकल दोनों एग्जांपल्स में आती हैं. पहले फिजियोलॉजिकल की अगर हम बात करें, फिजियोलॉजिकल में अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स जो बहुत लीन पतला सा बच्चा जब जिम में जाना शुरू करता है, वो प्रोटीन ज़्यादा लेता है, वो वर्कआउट करता है, वो वेट उठाता है, उससे अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली उसके मसल्स जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं. मसल्स जो है वो साइज में बढ़ना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो वो इंडिविजुअली मसल्स जो है वो हर एक इंडिविजुअल मसल जो स्केलेटल मसल सेल है वो साइज में बढ़ता है, वो मल्टीप्लाई नहीं करता, उसका बल्क बढ़ता है, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो बढ़ती है. और अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई एक हर सेल का जब साइज बढ़ता है तो अल्टीमेटली पूरे मसल का एज अ होल जो है जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उससे प्रोटीन, क्योंकि बल्क कैसे बढ़ रहा है, प्रोटीन ज़्यादा उसमें बन रही है. वो क्यों बन रही है, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा. पहले वो नॉर्मल एक काम कर रहा था, लेकिन अब एक चेंज इन्वायरमेंट है कि वो रोज़ बहुत ज़्यादा वजन उठा रहे, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहा है. अब वेट लिफ्टिंग की वजह से क्या है कि मसल्स जो है वो वीक थे, दे आर अनएबल टू लिफ्ट द वेट. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वेट उसके ऊपर डाला जाता है, वो नहीं उठा पा रहे थे. तो अब उन्होंने अपने आप को क्या किया, अडेप्ट करने की कोशिश की. और अडेप्ट किस तरीके से किया, अपने जो है अपने बल को बढ़ाया, मसल्स के बल को बढ़ाया. और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो हर मसल का जो है वो बल्क में जब इंडिविजुअल मसल साइज में बढ़ा हुआ तो ऑर्गन पूरा वो जो मसल जिसके पूरे मसल पे जो लोड आ रहा था वो साइज में बढ़ गया. ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल आपको फिजियोलॉजिकल. अगर हम पैथोलॉजिकल की बात करें, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कार्डिक मसल सेल्स जो है वो भी डिवाइड नहीं करते. ठीक है, जब वो डिवाइड नहीं करते तो अगर इफ देयर इज मोर लोड ऑन द हार्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन,
हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो वेसल्स में ज़्यादा होता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा वेसल्स में तो उतने ही प्रेशर के साथ आके वो ब्लड हार्ट में एंटर होगा और फिर हार्ट में उतना ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसको वापस पूरी बॉडी में भेजने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हार्ट की पंपिंग को जो है वो फोर्सफुल चाहिए, प्रेशर से चीज़ आ रही है तो प्रेशर से बाहर निकालना है। तो जब वो प्रेशर जब ज़्यादा आप लगाएगा हार्ट तो अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ द ब्लड प्रेशर इज नॉट कंट्रोल्ड हार्ट का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको आप वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ये आमतौर पर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर आपको देखने में मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा था बॉडी के अंदर तो हार्ट में प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा था, वो प्रेशर के साथ उसको निकालना था तो हार्ट को ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ा था। जिस तरह हमने मसल्स को ज़्यादा वर्कआउट करके उनका बल बढ़ा दिया, इसी तरीके से हार्ट भी जो है जब ज़्यादा वर्कआउट करता है तो उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट का कार्डियोमेगाली हो जाती है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हम इसे कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई होती है? वो ईसीजी पे भी पता चल जाती है और साथ ही साथ चेस्ट एक्सरे के ऊपर हमें हार्ट का साइज जो है वो बड़ा मिल जाता है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जो कि हाइपरट्रॉफी से रिलेटेड है। अच्छा, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया समटाइम दे बोथ आर अकरिंग साइमल्टेनियसली। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपरप्लेजिया इज अ कंडीशन इन व्हिच द नंबर ऑफ द सेल्स आर इंक्रीज्ड, ठीक है। The number of the cells are increased which ultimately leads to the increase in the size of the organ. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइज बढ़ा है, यहाँ पे क्या हुआ? नंबर बढ़ गया, नंबर ऑफ सेल्स। अब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने का क्या मतलब है कि ये उन सेल्स के अंदर हो रहा है जो कि डिवाइड कर सकते हैं, विच आर द आइदर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स और द स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। स्टेबल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में डिवाइड नहीं करते, लेकिन जब कभी कुछ स्टिमुलस आता है, जब रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, और कोई हार्मोन्स या कोई ऐसा ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं तो वो डिवाइड करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। तो आपके पास स्टेबल सेल्स में और कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स में ये प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। तो हाइपरप्लेजिया क्या है? When the number of the cells are increased, when the number of the cells are increased, the organ size is increased. This is called the hyperplasia. समटाइम बॉडी के अंदर हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, लेकिन ये उन्हीं ऑर्गन में चलेंगे जहाँ की पे सेल डिवाइड करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास स्केलेटल मसल में कभी हाइपरप्लेजिया नहीं होगा, इसी तरीके से कार्डियक मसल में कभी हाइपरप्लेजिया नहीं होगा। तो ये आपके पास स्मूथ मसल्स के अंदर हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों साथ चल रहे होते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, इसके अंदर भी दोनों तरह की एग्जांपल है, फिजियोलॉजिकल भी है और पैथोलॉजिकल भी है, ठीक है। अगर हम फिजियोलॉजिकल की पहले बात करें तो फिजियोलॉजिकल के अंदर आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी फीमेल ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाती है। वो बेसिकली दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन, ये हार्मोन्स क्या होता है कि आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू उसको ग्रो करते हैं और सेल जो है वो डिवाइड करना शुरू करते हैं। सेल डिवाइड करते हैं तो वो साइज में बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल एग्जांपल। अगर हम पैथोलॉजिकल एग्जांपल की बात करें तो पैथोलॉजिकल एग्जांपल जो है आपके पास व्हेन the cells are controlled under the control of different hormones, clear. Sometime when the hormones are increased in their number, वो जब उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो वो स्टिमुलस भी सेल्स के ऊपर वो ज़्यादा जाता है, क्लियर। वो जब वो ज़्यादा जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस स्टिमुलस ज़्यादा होने की वजह से डिवीजन ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे इसके अंदर एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंड्रोमेट्रियम जो है इन द फीमेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, एंड्रोमेट्रियम क्या कर रही होती है कि राइपिंग कर रही होती है ऑफ द एंड्रोमेट्रियल लेयर। एंड्रोमेट्रियल लेयर जो है वो क्या होती है साइज में बढ़ना शुरू हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो अब क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो है जब कम होना शुरू होता है अल्टीमेटली उसकी शेडिंग शुरू हो जाती है। सम टाइम अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो पेशेंट्स को एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो, जो फिर पेशेंट के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं, कई बच्चियों को कई फीमेल्स को बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आ रहे होते हैं, तो एक बाद में जब देखा जाता है तो उनके अंदर एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मिलता है। फिर जब उनको हार्मोन्स लेवल कराए जाते हैं तो एस्ट्रोजन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी कंडीशन हैं जिनके अंदर पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसके अंदर जो है आपके पास हाइपरप्लेजिया, जैसे कि आपके पास थायराइड के अंदर जो है आपके पास हाइपरथायराइडिज्म के अंदर खासतौर पे गॉइटर के अंदर आपके पास कभी आपने कभी देखा हो कि कई लोगों को जो हाइपरथायराइडिज्म होता है तो गॉइटर साइज में बहुत बढ़ जाता है। वहाँ पे भी बेसिकली क्या हो रहा होता है यहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है। सेल्स जो है थायराइड सेल्स वो डिवाइड कर रहे होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड
सिर्फ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उनको मल्टीप्लाई करता है, वो डिवाइड करता है, वो साइज में बढ़ते चले जाते हैं, ठीक, वो साइज में बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो है हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। इसी तरीके से मेल्स के अंदर जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट एंड्रोजन हार्मोन जो प्रोस्टेट है वो साइज में बढ़ना शुरू हो जाता है। अक्सर लोगों को 50 ईयर्स प्लस जो है उनके अंदर क्या होता है कि प्रोस्टेट अंदर एंड्रोजन हार्मोन खासतौर पर टेस्टोस्टेरोन जब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो वो उसको स्टिमुलेट करता है और अल्टीमेटली प्रोस्टेट साइज में बढ़ता है। प्रोस्टेट जब साइज में बढ़ता है तो यूरिथ्रा जो से गुजर रहा होता है, मेल्स के अंदर यूरिथ्रा प्रोस्टेट के अंदर से गुजर रहा होता है, तो प्रोस्टेट को वो यूरिथ्रा को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस हो जाती है, पेशाब जो है वो खुल के सही तौर पर नहीं आता, फिर हमें वो रिमूव करने पड़े प्रोस्टेट। तो दिस इज अगेन द पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल ऑफ द हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल में मैंने आपको ब्रेस्ट टिश्यू बताया, पैथोलॉजिकल के अंदर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आया, इसी तरीके से आपके पास प्रोस्टेट जो है इनलार्जमेंट आई, जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, और इसी तरह से गॉइटर, ये सारी की सारी जो है पैथोलॉजिकल एग्जांपल्स हैं ऑफ द हाइपरप्लेजिया। अच्छा, ये जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मैंने आपको बताया, इसके अंदर दोनों हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों चल रहे होते हैं, क्योंकि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसके अंदर स्मूथ मसल्स भी हैं और एंडोथेलियल सेल्स भी हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इस वजह से एपिथेलियल सेल्स के अंदर तो वहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो रहा है, स्मूथ मसल्स में जो है हाइपरट्रॉफी हो रही है, क्लियर। तो अब दोनों चीज़ें मिलके उस साइज को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया क्या तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ने, लेकिन इसमें हाइपरप्लेजिया के साथ साथ हाइपरट्रॉफी भी मिलेगी, खासतौर पर ये किस टिश्यू में, यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपके पास हाइपरप्लेजिया के। तीसरे नंबर पे हम अगर चलें इतना एट्रॉफी, अभी तक मैंने आपको बताया हाइपरट्रॉफी में साइज जो है सेल का बड़ा, और साइज बढ़ने की वजह से ऑर्गन का साइज बढ़ गया। हाइपरप्लेजिया में सेल के नंबर बढ़े, साइज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, नंबर ज़्यादा होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जब होंगे तो ऑब्वियसली जब ऑर्गन के अंदर सेल की क्वांटिटी बढ़ेगी, ऑर्गन का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे एट्रॉफी, एट्रॉफी बेसिकली ऑपोजिट टू द हाइपरट्रॉफी, इट इज द डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, डिक्रीज इन द साइज। जब साइज छोटा हो जाएगा ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड द एट्रॉफी, ठीक है। अब एट्रॉफी भी जो है मुख्तलिफ तरह की होती है, एक एट्रॉफी फिजियोलॉजिकल भी है, पैथोलॉजिकल भी है। फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ, फीटल लाइफ के अंदर जो है कुछ ऑर्गन जो है उनकी रिमॉडलिंग हो रही होती है, प्रोसेस की वजह से वो उनकी डेथ भी हो रही होती है, वो साइज में छोटी भी हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर नोटोकॉर्ड जो है बच्चे के अंदर वो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन जब डिलीवर हो जाता है बच्चा, फीटस के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन है नोटोकॉर्ड का, लेकिन वो जब डिलीवर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ब खुद उस ऑर्गन की एट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास थायरोग्लोसल डक्ट है, ठीक है, वो सिर्फ एडल्ट्स के अंदर एक बैंड की फॉर्म में से बनाई जाती है, लेकिन बच्चे के अंदर जो है फीटल लाइफ में थायरोग्लोसल डक्ट मौजूद होती है। तो ये बेसिकली आपके पास जो एट्रॉफी है, पैथोलॉजिकल इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पैथोलॉजिकल के अंदर, फिजियोलॉजिकल में मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी कि फीटल लाइफ के अंदर जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ड्यूरिंग द फीटल लाइफ मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है उनकी ट्रॉफिड होती है, जो कि एडल्ट लाइफ में जरूरत नहीं पड़ती है उनकी, वो ऑटोमेटिकली ट्रॉफिड हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जो पैथोलॉजिकल है इसकी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज अगर हम देखें, एक तो डिसयूज ट्रॉफी है, डिसयूज ट्रॉफी का क्या मतलब है, अगर एक बॉडी के अंदर ऑर्गन यूज नहीं हो रहा, अल्टीमेटली क्या होता है कि वो ऑर्गन का साइज छोटा होता चला जाता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है या किसी बाजू फ्रैक्चर हुआ हो तो एक प्लास्टर चढ़ जाता है, ठीक है, प्लास्टर कैस्ट भी चढ़ता है, तो अल्टीमेटली जब 6 हफ्ते बाद वो जब उतारा जाता है, प्लास्टर कैस्ट उतारा जाता है, तो अंदर जो आपके पास जो हाथ है, बाजू है, वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे डिसयूज ट्रॉफी हुई थी। डिसयूज ट्रॉफी क्या होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन यूज नहीं हो रहा होता, वो काम में नहीं आ रहा होता, तो बॉडी क्या सिग्नल्स भेजती है ब्रेन को, और ब्रेन क्या कहता है कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम भेजना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई है वो रुक जाती है, क्योंकि वो ऑर्गन यूज़ नहीं हो रहा होता। अल्टीमेटली क्या होता है कि उस ऑर्गन में अब ऑब्वियसली अगर एक बाजू है उसके अंदर आपके पास मसल्स भी हैं, फैट टिश्यू भी है, क्लियर, अंदर बोन है और बहुत सारी वेसल्स हैं, क्लियर। तो अगर वहाँ पे अब ब्लड की सप्लाई कम हो गई है तो मसल्स का बल आहिस्ता आहिस्ता कम हो, क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहा, मसल्स का बल कम होना शुरू हो जाएगा, मसल्स छोटे होना शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जो है वो बिल्कुल, अगर तो वो एक हद तक आप
बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी, लेकिन अगर बहुत देर तक अगर ये रहेगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो एपोप्टोसिस ही हो जाए, मसल्स का या एपोप्टोसिस हो जाए और परमानेंटली आपका जो है बाजू डैमेज है, क्योंकि वो 6 वीक्स तक बॉडी मेंटेन कर लेती है। 6 हफ्ते के बाद जब प्लास्टर उतारते हैं, अभी सेल्स और सिर्फ एट्रोफिड हुए हैं, ठीक है, वो उनकी अब नेक्रोसिस नहीं हुआ या एपोप्टोसिस नहीं हुआ, अल्टीमेटली फिर क्या होता है, हम जब मोबाइल करते हैं, हाथ को मूवमेंट्स दोबारा शुरू करते हैं, खाना खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, अल्टीमेटली वो बल्क दोबारा से वापस आना शुरू हो जाता है और हाथ का साइज़ जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं डिसयूज एट्रोफी। अगर एक ऑर्गन यूज़ नहीं होगा बॉडी के अंदर, अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा, वो उस साइज में छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास अगर ब्लड सप्लाई के नाम, अगर एक ऑर्गन जो है वो इस्कीमिया हो रहा है, वहाँ पे हाइपोक्सिया हो रहा है, कंटिन्यूसली हाइपोक्सिक कंडीशन रह रही है एक ऑर्गन में, तो बार बार वहाँ पे इस्कीमिया की वजह से क्या होगा कि सेल्स जो है वो डैमेज होते जाएंगे और सम टाइम जो है वो अब कम और न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स कम जा रहे हैं तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो गई है, और अगर बहुत ज़्यादा कम जा रहे हैं तो एक टाइम आएगा कि वो सेल की डेथ भी हो जाएगी। अल्टीमेटली जब सेल की डेथ होगी तो इंडिविजुअली ऑर्गन भी साइज में छोटा होना शुरू हो जाएगा। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है इसकी एट्रोफी की, वो आपके पास जो स्प्लेनिक एट्रोफी है, जो सिकल सेल बच्चों के अंदर क्या होता है कि वेसल्स जो हैं उसके अंदर सिकल सेल जो है ना वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जब ब्लॉक कर देते हैं तो स्प्लीन के अंदर जो है ब्लड नहीं पहुंचता, ब्लड नहीं मिलता, तो वहाँ पे इस्कीमिया होते ऑटोमेटिकली स्प्लीन जो है खुद ब खुद छोटी होती बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है, उसे कहते हैं ऑटो स्प्लीनेक्टमी हो गई है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्प्लेनिक नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू। क्लियर? जब ब्लड नहीं मिलेगा साइज ऑर्गन का छोटा होता जाएगा और बहुत देर तक अगर ये प्रोसेस रहेगा तो बिल्कुल ऑर्गन डेड हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास डीनर्वेशन क्या होती है? बेसिकली आपके पास अगर कोई ऑर्गन को जो है नर्व डैमेज हो जाए, जब नर्व डैमेज हो जाएगी किसी ऑर्गन की, तो ऑर्गन ऑब्वियसली जब नर्व डैमेज हो गई है तो अब वो मसल की टोन नर्व की वजह से है, वहाँ पे जो आपके पास जो ब्लड की सप्लाई है, जो वेसल्स हैं उनके अंदर जो है ब्लड का जो फ्लो है, जो कितना करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, वो नर्व्स कंट्रोल कर रही है, तो वो भी क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर? तो जब नर्व डैमेज हो गई तो अल्टीमेटली वो ऑर्गन का मस्कुलर टोन भी ख़त्म हो गई, वेसल्स के भी टोन ख़त्म हो गई, स्किन के ऊपर जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो भी गए, तो आपके पास जब नर्व डैमेज होगी तो ऑर्गन जो है डैमेज हो। इसकी एग्जांपल आप पोलियो में देख लो, ठीक है, पोलियो के पेशेंट के अंदर अगर आपने कभी देखा हो तो जिस साइड का वो डैमेज होता है वहाँ पे ऑर्गन्स जो हैं एक तो बिल्कुल फ्लैसिड से होते हैं, वो फंक्शनल नहीं होते, साइज में भी छोटी होती है। उसकी वजह क्या है कि टोन ख़त्म हुई, सेंसेशन ख़त्म हुई, ब्लड वेसल्स की सप्लाई रुक गई। क्लियर? ब्लड की सप्लाई रुक गई तो ऑर्गन क्या होना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता एट्रोफिक होना शुरू हो गया, साइज में छोटा होना शुरू हो गया और अल्टीमेटली वो बिल्कुल डिसफंक्शनल सा हो गया। तो डीनर्वेशन इसी तरह से एक्सीडेंट्स के अंदर जिनका जो है बैक इंजरी होती है और जो है वो स्पीयर इंजरी की वजह से उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है, जो नीचे का सारा जो आपके पास जो बॉडी है वो पैरालाइज हो जाती है। दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसके अंदर आपके पास जो है डीनर्वेशन की वजह से आपके पास एट्रोफी होगी और पेशेंट इज अनएबल टू बेसिकली वॉक बिकॉज ऑफ द डिक्रीज नर्व सप्लाई टू दैट ऑर्गन। क्लियर? इसके बाद अगर हम आगे चलें डीनर्वेशन के अलावा हार्मोनल चेंजेस, हमारे बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट हार्मोन्स फॉर देयर फंक्शन। हार्मोन्स क्या बेसिकली प्रोटीन्स है, एक किस्म की ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि उनको स्टिमुलेट करती हैं और उनको हेल्प करती हैं कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें। क्लियर? आपके पास अगर वो हार्मोन्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, अल्टीमेटली क्या होगा, उन हार्मोन्स की क्वांटिटी कम होने की वजह से वो ऑर्गन जो है भी अपना फंक्शन में कम चला जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। जब फंक्शनिंग उसकी कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो साइज में भी छोटा होना शुरू हो जाएगा। जिसकी एग्जांपल जो है आफ्टर द डिलीवरी, बच्चा जब पैदा हो जाता है, यूट्रस जिसने एक बच्चे को अकोमोडेट किया होता है जो साइज में बहुत बड़ी होती है, अल्टीमेटली आप विद इन 40 डेज वो रिग्रेस होती अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। ये उसका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन था जो कि उसको स्टिमुलेट करके उसकी स्ट्रेचिंग में और मसल्स को और यूट्रस को साइज में बढ़ा के रखा हुआ था। जब वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होना शुरू होता है
अल्टीमेटली वो रिग्रेशन शुरू हो जाती है और यूट्रस वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। इसी तरीके से फीमेल्स के अंदर आफ्टर मीनोपॉजल एज 45-50 ईयर्स की एज के अंदर जब सेक्स हार्मोन्स कम होना शुरू होते हैं फीमेल्स के अंदर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होना शुरू होते हैं, जब साइकिल उनके स्टॉप होते हैं तो आपके उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर जो है इन हार्मोन्स के कम होने की वजह से यूट्रस का साइज भी कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से और ऑर्गन्स भी जो है सेक्स हार्मोन कम होने की वजह से ऑर्गन रिग्रेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपके पास हार्मोनल की कि अगर हार्मोन्स कम होंगे अल्टीमेटली ऑर्गन भी साइज में कम होना शुरू हो जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ द एट्रोफी व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू द साइज डिक्रीज द साइज ऑफ द सेल, और उसकी वजह से क्या होगा कि साइज जो है वो समटाइम्स दिस एट्रोफी इज परमानेंट, समटाइम्स इट इज नॉट परमानेंट, रिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं। मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा वो क्या क्या होती है। आपके पास अगर कॉज जो है एक हद तक रोक ली गई तो सेल वापस अपने ऑर्गन अपने वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन अगर ये कॉन्टीन्यूसली रही, वो एक चेंज इन्वायरमेंट चेंज ना हुआ और कॉन्टीन्यूसली वो उसी चेंज इन्वायरमेंट में सेल इंजरी की जो कॉजेज थे वो कॉन्टीन्यूस चल रही है, अल्टीमेटली सेल की एडेप्टेशन एक हद तक रहेगी, उसके बाद ये एडेप्टेशन ख़त्म हो जाएगी और सेल इंजरी की तरफ चला जाएगा। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द सेलुलर एडेप्टेशन इज द मेटाप्लेजिया। Metaplasia basically is a type of cellular adaptation in which the one adult type of the cell is replaced by the other adult type of the cell, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल भी हो सकता है, ये मेसेंकाइमल सेल भी हो सकते हैं, दोनों तरह के सेल। यानी कि एडल्ट सेल था, ये एडल्ट सेल था, वो एक अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, ये नाउ इट इज चेंज टू अदर टाइप ऑफ द एडल्ट सेल, ये। और ये जो चेंज है, ये बात याद रखना कि ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं, जो आपको मैं सारी पढ़ा रहा हूँ एडेप्टेशन में, ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं अगर आप एक हद तक रहें, अगर वो कॉज आप रिमूव कर दो सेल वापस चला जा सकता है, लेकिन अगर कॉज परमानेंटली वो नहीं रिमूव हो रही है, बहुत अरसे तक कॉज जो है अपनी जगह पे परसिस्ट कर रही है, तो सेल इंजर्ड हो जाएगा। तो ये मेटाप्लेजिया भी बेसिकली जो है रिवर्सिबल चेंज है इन विच वन एडल्ट टाइप ऑफ द सेल इज रिप्लेस्ड टू द अदर एडल्ट टाइप ऑफ द सेल। इससे अगर हम एग्जांपल्स अगर देखें, ये आमतौर पे फिजियोलॉजिकल नहीं होती है, हमेशा पैथोलॉजिकल ही होती है मेटाप्लेजिया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है दैट इज ऑफ द पेरेन्काइमा ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। आपके पास जो लाइनिंग है ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, इट इज ऑफ द सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे, एक तो कलमनर है तो वो म्यूकस सीक्रेट करता है, और सीलिया है और वो जो है बेसिकली क्या करता है कि वो म्यूकस को अपवर्ड जो है वो मूव करता है, ठीक है। तो क्या उसका फ़ायदा क्या होता है, जब एयर जब अंदर लेके जाती है लंग्स के अंदर, तो अब वो आपके पास सीलिया अगर उसके डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं या बैक्टीरिया हैं, तो वो म्यूकस जो है वो स्टिकी है, तो ये डस्ट पार्टिकल्स उस म्यूकस के साथ जाकर स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। और सीलिया क्या करता है, उसको मूव करता है अपर को और अल्टीमेटली हमारे गले तक लाके हमें जो है ना कफिंग होती है, और वो कफिंग के जरिए से वो स्पुटम बाहर आ जाती है, और वो इन्फेक्शन जो हमारे अंदर छाती के अंदर थी, चेस्ट में इन्फेक्शन थी, वो बाहर निकल आती है। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन समटाइम्स ये जो सीलिया है सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्यों रिप्लेस होती है इन द क्रॉनिक स्मोकर्स, वो लोग जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, वो दे आर कॉन्टीन्यूसली टेकिंग एबनॉर्मल केमिकल्स इन देयर लंग। हर वक्त वो जब वो लंग के अंदर जो है एक ट्रॉमेटिक केमिकल्स जा रहे हैं, तो अब क्या करेगा, अब ये सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम जो है ये एक किस्म की डेलिकेट एपिथेलियम है, ये डेलिकेट है, ये रफ नहीं है, ये टफ नहीं है। लेकिन जब आपके पास जो एपिथेलियल लाइनिंग देखती है कि इतने केमिकल स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, अगर ये इसी तरह आते रहेंगे तो मेरे साथ मैं तो डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, मेरे अंदर अब बाहर की लेयर तो डिस्ट्रॉय होगी, साथ में अंदर के ऑर्गन्स भी जो है ना इफेक्ट होंगे, एल्वेलाई तक भी इन्फेक्शन जा सकती है, प्रॉब्लम जा सकती है। तो एपिथेलियल लाइनिंग अपने आप को चेंज कर देती है, वो चेंज किसमें कर देती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एक रफ किस्म की एपिथेलियम है, जैसे हमारी स्किन के ऊपर जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर जो भी हमारा मुख्तलिफ तरह की रेडिएशन को एक्सपोज हो रहे हैं, बैक्टीरिया को एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल्स को भी एक्सपोज होते हैं, लेकिन हमारी स्किन हमें प्रोटेक्शन देती है। इसी तरीके से आपके पास जो ट्रेकिया ब्रोंकाई के अंदर जो लाइनिंग है वो अपने आप को टफ कर लेती है, सो दैट कि वो जो इंजूरियस एजेंट सिगरेट स्मोकिंग के ज़रिए से अंदर जा रहे हैं, लंग्स में जा रहे हैं, वो टफ हो जाए और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ठीक है।
तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कंडीशन विच इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया। लेकिन ये फ़ायदेमंद तो वक्ती तौर पर तो फ़ायदेमंद लग रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखो उसका नुकसान भी है, क्योंकि म्यूकस सीक्रेट नहीं हो रही, सीलिया नहीं रहे, तो वो अब अगर इन्फेक्शन होगी तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्लियर, इन्फेक्शन जब होगी तो उसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो बॉडी के अंदर था वो अपनी जगह पे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जब स्मोकर्स को जब चेस्ट इन्फेक्शन होती है तो बहुत सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन होती है। और मेटाप्लेजिया एक हद तक मेटाप्लेजिया रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोलमनरी एपिथेलियम होनी चाहिए थी, वो स्ट्रेटिफाइड है, तो एक एबनॉर्मल चीज़ आ गई है, तो ये प्रोन कर जाता है कि पेशेंट को ये अल्टीमेटली फ्यूचर में जाके कैंसर भी बन सकते हैं। ठीक है, ये ट्यूमर, ये मेटाप्लेजिया ट्यूमर में भी कन्वर्ट हो सकता है। पहले इसके बाद अगली स्टेज है डिस्प्लेजिया, वो मैं को जब पढ़ाऊंगा ट्यूमर्स पढ़ाऊंगा उसमें मेटाप्लेजिया के बाद डिस्प्लेजिया होता है, उसके बाद एनाप्लेजिया होता है, फिर कैंसर बन जाता है। ठीक है, तो ये स्टेजेस डिफरेंट हैं जिसके अंदर ये अल्टीमेटली जो है कैंसर तक भी जा सकती है। लेकिन अगर एक बंदा स्मोकिंग करना छोड़ दे तो अल्टीमेटली वो जो स्लेटिव कोलमनरी एपिथेलियम में मैंने बताया कि ये रिवर्सेबल है, तो वापस जो है वो आना शुरू हो जाती है, स्ट्रेटिफाइड स्कीमस चली जाती है और नई एपिथेलियम जो है वो लेकिन प्रोवाइडेड कि वो स्मोकिंग को रोके, तो वरना स्मोकिंग करते रहेंगे तो आपके पास मेटाप्लेजिया अपनी जगह पे रहेगा। तो ये तो एग्जांपल है आपके पास लंग की। एक और एग्जांपल जो है जिसके अंदर आपके पास स्केमस एपिथेलियम कोलमनर में कन्वर्ट होती है इज द बेरेट्स इसोफेगस। लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस हैज द स्केमस एपिथेलियम लाइनिंग। स्केमस एपिथेलियम लाइनिंग जो है स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम जिसमें है वो स्ट्रांग होती है, टफ होती है। हमने जब फूड लेना होता है, फूड जो है कई मतलब वो हार्ड बोन की फॉर्म में और मुख्तलिफ और फॉर्म में जब गुजरता है, ठीक है, इसोफेगस से, तो वो डैमेज कर सकता है इसोफेगस को। इसोफेगस की जो लाइनिंग है वो क्या है, स्केमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम है। वो स्केमस एपिथेलियम जो है वो प्रोटेक्शन देती है, और जैसे ही फूड स्टमक में एंटर होता है वहाँ पे कोलमनरी एपिथेलियम आ जाती है। तो कोलमनरी एपिथेलियम जो आ जाती है तो वहाँ पे अब क्योंकि एसिड की प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ म्यूकस सीक्रेट वो करते हैं, तो अपना आपको तो वो कवर कर लेता है बाय द म्यूकस सीक्रेशन। जो स्टमक के सेल्स हैं वो म्यूकस सीक्रेट करके कोलमनरी सेल्स अपनी म्यूकोजा लेयर को अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो फूड आता है उस पर एसिड को पोर करता है, तो वो एसिड क्या करता है, फूड को डिजोल्व करता है। समटाइम्स क्या होता है कि एसिड की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से समटाइम ये जो एसिड है ये रिफ्लक्स हो रहा होता है, बार बार जो है ये इसोफेगस की तरफ जाता है। जब लिड खुलता है फूड अंदर जाते हैं, ठीक है, और फिर लिड क्लोज हो जाता है। समटाइम जब वो ओपन होता है तो एसिड अंदर का जो है वो बाहर को होता है, वो ऊपर आके इसोफेगस के लोअर एंड को टच करते जाएंगे, उसी की वजह से बर्निंग सेंसेशन हमें फील होती है। ठीक है, जिसे हम एसिडिटी आम लैंग्वेज में कहते हैं। तो वहाँ पे अब क्या है कि अगर क्रॉनिकली एसिड आगे बार बार लग रहा हो इसको, तो क्या होगा, बॉडी क्या सोचेगी कि ये तो एसिड ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है, क्लियर, वो जो फूड को डिजोल्व कर सकता है, वो आपके पास स्केमस एपिथेलियल लाइनिंग को भी डिजोल्व कर सकता है। तो बॉडी परसीव करती है कि अगर ये एसिड इसी तरह से आता है तो मैं तो सेल तो मेरी डेथ हो जाएगी। तो सेल्स क्या करती हैं, स्केमस से कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द कोलमनर, और इनटू जो कोलमनर जो कन्वर्ट होते हैं तो अब क्या बनाना शुरू कर देते हैं, वो म्यूकस बनाना शुरू कर देते हैं, और वो म्यूकस है वो एसिड जब आता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, वो प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो है आपके पास जो लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है फॉर द टाइम भी, कुछ अर्से की। लेकिन मैं ये बात याद रखना कि यहाँ पे होनी स्केमस एपिथेलियम ही चाहिए थी, अब वो कोलमनर होगी तो ये भी अगर बहुत अरसे तक रहेगा तो ये भी कैंसर का कॉज बन सकती है। तो ये दो एग्जांपल्स थी आपके पास, एक लंग की और एक आपके पास इसोफेगस की, जिसके अंदर मेटाप्लेजिया। इसी तरीके से ये तो एपिथेलियल लाइनिंग है। समटाइम मेसेंकाइमल सेल जैसे बोन सेल, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो भी कई मतलब ऑर्गन्स के अंदर जो है, मसल्स के अंदर जो है बन जाता है, स्पेशली आफ्टर हेमरेज आपके पास मसल्स के अंदर जो है बोनी टिश्यू बन जाता है। ठीक है, मसल सेल इज कन्वर्टेड इनटू द बोनी टिश्यू। ठीक है, तो दिस इज वेरी रेयर कंडीशन। कॉमनली जो कंडीशन है वो तो मैंने आपको बताई है कि वो आपके पास लंग में या फिर इसोफेगस में होती है। आमतौर पे ये बोन जो बन जाती है मसल में बहुत रेयर है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑसिफिस, ओटाइटिस ऑसिफिस कहते हैं। लेकिन ये आपकी बियॉन्ड द स्कोप है। आपने बस ये बात याद रखें, जब आपसे कोई एग्जांपल पूछे व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेटाप्लेजिया, तो आपने बेरेट्स इसोफेगस बतानी है, जिसके अंदर आपके पास स्केमस एपिथेलियम कोलमनर में कन्वर्टेड बिकॉज ऑफ द एसिड रिफ्लक्स, और दूसरी आपने स्मोकर्स के अंदर बतानी जिसके अंदर सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम व्हिच इज अ टफर वन एंड व्हिच गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंजूरियस केमिकल्स व्हिच आर इनहेल्ड बाय द स्मोकिंग। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये एक और टॉपिक है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वाइवे में भी बड़े इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो अगर आपने इसका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, कि व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तो आई एम ऑलवेज हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो, बंद कर दो।